पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। पानी को लेकर बढ़ती समस्या और बढ़ती हुई गर्मी को लेकर पानी की क्या स्थिति है, इन सभी जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी विकास शर्मा जी। जानते हैं इनसे कि वर्तमान में पानी को लेकर क्या स्थिति है। जैसा कि गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पानी को लेकर हम क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान में किस तरह से राजस्थान जो है वो जूझ रहा है। देखिए, राजस्थान में इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल संकट के हालात हैं और उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि राजस्थान में वैसे ही पानी की जो स्थिति है, या हम कह सकते हैं कि वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो कम है बाकी स्टेट्स की तुलना में। और दूसरा, इस समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर बहुत हाई है और यही कारण है कि पूरा का पूरा स्टेट जो है वो भीषण जल संकट की स्थिति से जूझ रहा है। जो रिजर्वायर हैं उनके अंदर पानी की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। और ये मान के चले हम कि लास्ट ईयर जब मानसून का सीजन खत्म हुआ था सितंबर में, तब करीब 90% रिजर्वायर्स के अंदर यानी बांधों के अंदर पानी मौजूद था, जो अब केवल 47% यानी 47% रह चुका है। 8 महीने के अंदर लगभग 50-52% की इसमें कमी आ चुकी है और गिरावट जारी है। और ये इस महीने में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम चीज़ें कि मौसम विभाग ने अगले सीजन के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि इस बार बारिश जो है वो सामान्य से कम रह सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए कि राजस्थान को आने वाले दिनों में बहुत भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, स्थितियां और खराब होंगी। लिहाजा रास्ता एक ही बचता है कि एक तो वर्षा जल संग्रहण की जो योजना है उनको तरीके से राजस्थान में एग्जीक्यूट किया जाए, और दूसरा, पानी का जो एक दुरुपयोग हो रहा है उसको, जिस तरीके से हम पेट्रोल डीजल को बचाने की अपील पीएम के द्वारा की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूल में चलें, उसी तरीके से अब हमको इस स्थिति में आना पड़ गया है कि पानी को भी नहीं बचाएंगे तो अगले जो 12 महीने हैं खासकर राजस्थान में वो बड़े परेशानी भरे वाले होंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पानी का संकट जो है वो राजस्थान पर गहरा रहा है, तो ऐसे में बांधों की क्या स्थिति है, किस तरह से बांधों में पानी भरा हुआ है और कम जल स्तर जो है वो कम हो रहा है, उनकी क्या स्थिति है। देखिए, बांधों की स्थिति ये है कि राजस्थान में करीब 600 के आसपास छोटे बड़े बांध हैं, जिनमें से लगभग 250 तो पूरे तरीके से सूख चुके हैं। 412 के आसपास ऐसे बांध हैं जिनके अंदर पानी बहुत आंशिक स्तर के ऊपर रह गया, और पूरे स्टेट के अंदर केवल 9 ऐसे बांध हैं वर्तमान स्थितियों में जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन वो जो बांध हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि विद्युत उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं। लिहाजा पेयजल को लेकर पानी का जो संकट है ना, मूल रूप से वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आने वाली गर्मियाँ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आप ये मान के चलिए कि पेयजल संकट तो गहराएगा ही, इसके साथ साथ जो विद्युत उत्पादन के जो केंद्र लगे हुए हैं डैम्स के ऊपर, जो यूनिट्स हैं, उनमें भी पानी के संकट के कारण शटडाउन की स्थिति बनेगी। और आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर कम से कम हम ये मान के चलें कि बिजली का संकट भी पानी की कमी के कारण गहराने वाला है। विकास शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि किन किन शहरों पर ये खतरा जो है ये मंडरा रहा है। देखिए, वैसे तो पूरा राजस्थान ही इससे इफेक्टेड चल रहा है। जयपुर जो कि राजधानी है, जयपुर है, जयपुर के पास में अजमेर है, ये शहर जो है, इन शहरों में ही टेल एंड तक सप्लाई नहीं हो पा रही है, टैंकर से सप्लाई हो रही है। लगभग 30 ऐसे शहर हैं राजस्थान में जहां 3-3 दिन के अंदर एक बार पानी की सप्लाई हो रही है पेयजल की, पीने के लिए। और करीब 4 से 5 शहर ऐसे हैं जहाँ 4 दिनों के अंदर पानी आ रहा है। तो पूरा राजस्थान इससे इफेक्टेड है। मुख्य रूप से जो वेस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है, बाड़मेर, जैसलमेर, इन इलाकों में तो मतलब कल्पना से परे संकट की स्थिति है कि पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोगों को 10-10 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उसके बाद कहीं से जल स्रोत से पानी लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में स्थितियां टिपिकल होने लगी हैं, और जैसी गर्मी की स्थिति है आने वाले 1-1.5 सप्ताह में ही हम देखेंगे कि जल संकट की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। विकास जी, आपने बताया कि जल संकट जो है वो गहरा रहा है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है, सरकार किस तरह से इस जल संकट से लड़ने को, जूझने को तैयार है। देखिए, सरकार हमेशा गर्मियों के अंदर कंटिजेंसी प्लान घोषित करती है, और इस बार भी ये किया है। इमरजेंसी फंड भी दिया गया है, लगभग 300 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है कि जिन गाँवों के अंदर ज़्यादा स्थिति खराब है या जिन शहरों में परेशानी ज़्यादा है
वहाँ टैंकर से सप्लाई करवाई जाए, या जो पुराने ट्यूबवेल्स हैं उनकी गहराई बढ़ाई जाए, यानी जो भी आपातकालीन प्रबंध किए जा सकते हैं उसके लिए सरकार ने फंड जारी कर दिए हैं। हर जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया गया है। तो सरकार का पूरा फोकस इस बात पे है कि लोगों तक बाकी किसी भी उपयोग के लिए पानी का संकट हो, लेकिन पेयजल के लिए कम से कम ना हो। इसकी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करवा सकती है वो करवा रही है, चाहे वो टैंकर सप्लाई के द्वारा हो या नए ट्यूबवेल लगा के, नए हेडपंप लगा के। लेकिन गर्मी अगर इसी तरीके से बढ़ती रही और अगर वाटर रिजर्वायर्स के अंदर पानी की मात्रा कम होती रही, तो आप ये मान के चलिए कि ट्यूबवेल्स और हैंडपंप जो है वो भी एक लिमिट तक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि जिस तेज गति से भूजल का जो, यानी हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, उसके कारण हैंडपंप भी सूखते जा रहे हैं और ट्यूबवेल्स के अंदर भी सप्लाई बंद होती जा रही है। ऐसे में हम सुन रहे हैं इस साल अल नीनो इफेक्ट। क्या है ये अल नीनो इफेक्ट और किस तरह से इस साल हमें इससे जूझना पड़ेगा? देखिए, अल नीनो जो है ये एक प्रशांत महासागरीय घटना है। प्रशांत महासागर का जो इलाका है उसके अंदर ये कोई मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिखाई दे। दरअसल ये मौसम की परिस्थिति है, अल नीनो को जिसको कहते हैं अपन। और ये दो चीजें पैरेलल चलती हैं, अल नीनो और आईओडी। अल नीनो प्रशांत महासागर की स्थिति है और आईओडी जो है इंडियन ओशियन डायपोल, वो हिंद महासागर की स्थिति है। दोनों में ही क्या होता है कि अल नीनो के जो प्रशांत महासागर का जो नेचुरल जो टेम्परेचर का जो सिस्टम है, उसमें जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी इलाका है उसके अंदर पानी जो है वो गर्म रहता है और पूर्वी इलाके के अंदर ठंडा रहता है। इसी तरीके से हिंद महासागर का भी जो पश्चिमी एरिया है उसमें पानी गर्म रहता है और पूर्वी जो कोना है इसका हिंद महासागर का, वहाँ ठंडा रहता है। ये एक सामान्य परिस्थिति है। लेकिन अल नीनो इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर जो है पानी का वो हवाओं की रफ्तार की वजह से बदलने लग जाता है। यानी जिस तरफ पानी ठंडा रहता है उस तरफ उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और जिस इलाकों के अंदर पानी गर्म रहता है वहां उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो ये जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर के अंदर पानी के, इसकी वजह से पूरा का पूरा मौसम तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। मानसूनी बादल जो है वो बनना बंद हो जाते हैं या बहुत कम बनते हैं। अब अल नीनो और आईओडी ये दोनों का कॉकटेल जो है वो एक बहुत भारी काम हो जाता है, क्योंकि अगर अल नीनो के द्वारा प्रशांत महासागर के अंदर अगर पानी का टेम्परेचर बदल रहा है, अगर उसी के साथ में ये बदलाव आईओडी यानी इंडियन ओशियन में भी अगर देखने को मिल जाता है तो अल नीनो का इफेक्ट और गंभीर हो जाता है। और जितना ज्यादा अल नीनो का इफेक्ट ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही मानसूनी बादल कम बनेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उतना ही कमजोर होगा। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट भारत पे इसलिए आता है क्योंकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और जो पूरा पेयजल का सोर्स है भारत में वो मानसून है। इस बार स्थिति यही बन रही है कि अल नीनो इफेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है और आईओडी जो कि इस समय नेगेटिव होना चाहिए था, उसकी स्थिति न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है। यानी अल नीनो को इंडियन ओशियन का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो जिस तरीके से उसको मैनेज करता है वो नहीं कर पा रहा। लिहाजा आप ये मान के चलिए कि लगभग सितंबर तक अल नीनो की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगी और उसके कारण बारिश की स्थिति सितंबर तक हिंदुस्तान के अंदर कमजोर है। तो जब पूरे हिंदुस्तान में कमजोर है तो उसका स्वाभाविक असर राजस्थान में होगा, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे ही सामान्य तौर पे बारिश कम होती है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे चेता दिया है कि इस बार बारिश कम हो सकती है, मानसून सामान्य से कमजोर हो सकता है। लिहाजा उसके लिए इमरजेंसी जो भी उपाय किए जा सकते हैं सरकारों के स्तर पे भी और जनता के स्तर पे भी, वो कर लेने चाहिए। तो इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है शर्मा जी की बातों से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग इस चीज की लेकर क्या तैयारी में है और किस तरह का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग की भविष्यवाणियां अब बीते 7-8 सालों के अंदर बहुत बेहतर होने लगी है। उसका कारण यही है कि जिस तरीके से इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसके बाद भारत को बहुत एक्यूरेट सूचनाएं मिलने लग गई हैं। उनका उसी तरीके से विश्लेषण भी कर पाते हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो हैं। अभी ये जो अल नीनो का इफेक्ट जो बताया गया है ये वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर बताया गया है कि अभी जिस तरीके से टेम्परेचर चारों तरफ बन रहा है या प्रशांत महासागरीय इलाकों के अंदर जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हिंद महासागरीय इलाकों में जो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से यह आकलन किया गया है कि अल नीनो इफेक्ट रहेगा। और अगर ये रहता है तो ये इस मायने में ज्यादा गंभीर हो जाता है कि हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीते 25-26 सालों के अंदर बारिश का पैटर्न बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। सन 2000 से लेकर 2015 तक के जो 16 साल हैं, उन 16 सालों के अंदर 9 बार राजस्थान में मानसून कमजोर रहा है।
राजस्थान के अंदर औसतन जो बारिश मानी जाती है वो 435 मिलीमीटर मानी जाती है एवरेज एक मानसूनी सीजन के अंदर। तो सन 2000 से लेकर 2015 तक के जो 16 साल हैं उनके अंदर लगभग 16 में से 9 साल राजस्थान में मानसून कमजोर रहा। लेकिन 2015 के बाद में राजस्थान में बारिश का पैटर्न बदला है और 2015 के बाद यानी 2016 के सीजन से लेकर अगर 2025 तक की बात करें तो 10 साल के अंदर केवल एक बार मानसून कमजोर रहा है, बाकी 9 बार राजस्थान के अंदर मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा रही है। अब ये इस मायने में इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा हो जाता है कि 2021 के बाद से लगातार राजस्थान में बारिश की स्थिति सुधरी है। 435 mm एवरेज है और 2024 के अंदर लगभग 600 प्लस mm बारिश हुई। 2025 के अंदर तो लगभग 100 साल का रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर टूटा था बारिश का, इतनी जबरदस्त बारिश पिछले सीजन में रही। लेकिन उसके बावजूद अगर उतनी भारी बारिश के बावजूद अगर 8 महीने बाद ही राजस्थान जल संकट की स्थिति में आ गया है, तो आप कल्पना कीजिए कि जब ये सीजन यानी आने वाला मानसूनी सीजन कमजोर निकलेगा अगर, तो हम जब दिसंबर 2026 के अंदर जाएंगे तब तक राजस्थान में कितनी भयावह स्थिति हो चुकी होगी। क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से जो पानी की सप्लाई है वो बांधों के ऊपर निर्भर है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर की आबादी 70-80 लाख हो चुकी है जयपुर जिले की, और यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है वो मैक्सिमम सप्लाई बीसलपुर बांध से होती है। पिछले साल बीसलपुर ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो होने के कारण यह आकलन किया जा रहा था कि करीब 2 साल का पानी बीसलपुर के अंदर है और अभी जयपुर में सप्लाई हो रही है। लेकिन अगर इस बार बीसलपुर के अंदर पानी नहीं आता है तो जो पानी है वो अगले 4 महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जयपुर की इतनी आबादी उसको कैसे झेलेगी? ये एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन जयपुर वासियों के लिए और राजस्थान सरकार के लिए है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं या जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से कोई प्लान करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान जो है ये गलत साबित हो जाए। और क्योंकि मौसम है, प्रकृति में कभी भी बदलाव आ सकता है। अभी जो मौसम विभाग की चेतावनी आई है वो अभी के सिचुएशन के हिसाब से आई है। अगर एल नीनो की कंडीशन में बदलाव नहीं हुआ तो हमारे आने वाले दिन पानी को लेकर काफी परेशानी भरे होने वाले। जैसा कि आपने बोला, इस साल पूर्वानुमान जो लगाए जा रहे हैं वो कम बारिश के लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में वर्तमान स्थिति और जो आगे आने वाली स्थिति है उस स्थिति को हम कैसे उससे सामना करेंगे? देखिए, इसका और कोई इलाज नहीं है। पानी का इलाज तो पानी से ही हो सकता है, हम उसका कोई विकल्प नहीं है पानी का हमारे पास में। और राजस्थान जैसे राज्य के अंदर जहां हमेशा से बारिश कम रही है, जहां नदियां हैं तो वो भी मानसूनी है। 1-2 नदियों को आप छोड़ दीजिए, जैसे चंबल है, चंबल के अलावा तो मुझे लगता नहीं कि कोई राजस्थान में ऐसी नदी है जिसमें 12 महीने पानी बहता हो। सारी नदियां मौसमी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। जब तक हम इन नदियों के पानी का संग्रहण नहीं करेंगे, वर्षा जल संग्रहण नहीं करेंगे, नदी जोड़ो योजना जो बनाई गई थी, अब आपको एक बहुत रोचक उदाहरण मैं दे देता हूं। राजस्थान के अंदर नदी जोड़ो अभियान के ऊपर कभी काम नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 साल पहले एक इनिशिएटिव यूपी में शुरू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर, कि एक जिले के अंदर एक नदी को उन्होंने वापस से उसका जीर्णोद्धार, उसके पूरे का पूरा जो रिजर्वायर या उसका जो हम कह सकते हैं भराव क्षेत्र है उसके ऊपर काम शुरू किया। तो यूपी के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो मरी हुई नदियां थी, जो खत्म हो चुकी थी, सूख चुकी थी पूरी, उनको जिंदा कर दिया। उन नदियों में पानी बहने लगा है कि उनके चेक डैम्स दोबारा से बनाए गए, भराव क्षेत्र जो थे जहां से पानी नदियों में आता था उन भराव क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए गए। वहां अगर पक्के एनक्रोचमेंट हो गए तो उनको हटाया गया। वहां खेती हो रही है तो खेती की जमीनों को खाली करवाया गया। कुल मिलाकर नदियों में आने वाले पानी के रास्ते खुलवाए गए। उनके साथ अगर डैम्स बने हुए हैं तो उन डैम की गहराई बढ़ाई गई, उनसे सिल्ट हटाई गई। तो एक ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम डेवलप किया गया जिससे नदियों के अंदर पानी बहा। जब नदियों में पानी बहेगा, डैम्स में पानी ज्यादा आएगा तो निश्चित रूप से जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो अपने आप बढ़ता है। वो बढ़ेगा तो ट्यूबवेल्स के अंदर भी पानी आएगा और हैंडपंप्स के अंदर भी पानी आएगा। इसके अलावा राजस्थान के पास में कोई विकल्प नहीं है कि हम बारिश के पानी को बचाएं। तो ऐसे में हमारे जो राज्य के बांध हैं वो किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं और बांधों की क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, राजस्थान में बांधों की स्थिति तो मैंने आपको बताई कि लगभग 600 प्लस बांध है राजस्थान में, छोटे बड़े, और उनमें से 227 पूरी तरह सूख चुके हैं।
और लगभग 470 के आसपास बांध ऐसे हैं जो अब आंशिक भरे हुए हैं, यानी वो भी अगले 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से सूख जाएंगे। केवल 9 बांध आज की तारीख में, जब 26 मई का जो लास्ट डेटा है वो ये बताता है कि राजस्थान में केवल 9 बांध ऐसे हैं जो पानी जिनमें भरा हुआ है, और वो सारे के सारे बांध वो हैं जो विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो आप उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वहां प्रायोरिटी इस बात की है कि अगर वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रोक के अगर सप्लाई के अंदर काम मिलेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का संकट बड़ा भारी हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी नदियां हैं ये तमाम मानसून के ऊपर निर्भर करती हैं, उनका पानी ही बांधों में इकट्ठा होता है। तो ये एक चेन है कि अगर मानसून अच्छा होगा तो राजस्थान के अंदर पानी भी अच्छा होगा, और अगर मानसून कमजोर है तो पानी को लेकर संकट बड़ा भारी हो जाता है। अब इससे मुकाबला राजस्थान में तभी किया जा सकता है जब हमारा ग्राउंड का जो वाटर लेवल है उसको हम बढ़ाएं या उसको मेंटेन रखें। इसके लिए ना प्रशासन बहुत गंभीरता से काम करता है, ना जनता गंभीरता से काम करती है। हर साल हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं मानसून से पहले कि बारिश के पानी का संग्रहण करेंगे, जो ऐसे बड़ी जो यूनिट्स हैं या पार्क्स हैं या बड़े जो क्या कहते हैं कॉलोनीज हैं, उनके अंदर जगह जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम डेवलप किए जाएंगे ताकि जमीन में पानी जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। सारा पानी नालों से बहकर बेकार हो जाता है और हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं और ग्राउंड लेवल ना इंक्रीज हो पा रहा है बल्कि हर साल कम होता जा रहा है। शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि बारिश कम होने के सबसे बड़े मुख्य प्रमुख कारण क्या है? क्यों हर साल बारिश कम होती जा रही है? देखिए, अभी अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर तो बारिश हिंदुस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज अच्छी हुई है, लेकिन इस बार जो मुख्य रूप से जो कमी बताई जा रही है बारिश की, उसका तो एक ही कारण है जो भी हमने डिस्कस किया कि अल निनो जो है वो इफेक्टिव होगा, और उसके इफेक्टिवनेस के कारण पूरा जो मानसूनी तंत्र है हिंदुस्तान का वो गड़बड़ाने जा रहा है। अगर वो कंट्रोल हो जाता है या मान लीजिए वो 2-3 महीने आगे खिसक जाता है तो राहत की बात होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो मानसूनी बारिश होती है वो मुख्य रूप से जून से शुरू होके और सितंबर तक होती है। अभी की स्थिति यह है कि जून से सितंबर तक पूरी अवधि के अंदर अल निनो बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए सितंबर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मौसम तंत्र है, बदलाव भी हो सकता है, तो मानसून ठीक रहेगा। अदरवाइज अभी तक के आकलन तो यही कहता है कि इस बार मानसून कमजोर रहेगा और हमारे लिए पानी को लेकर बड़े अलर्ट की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इस गंभीर समस्या से जूझा जाए? देखिए, सबसे पहला तो यही करने की जरूरत है कि हम जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं वो ना करें, ताकि जो है उसको तो बचाया जा सके। दूसरी चीज ये है कि बारिश कम हो या ज्यादा हो, होगी तो सही, तो कोशिश ये की जाए कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किए जाए और बारिश के पानी को बचाया जाए। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका कम से कम राजस्थान के पास में नहीं है जो हमको आने वाले समय में पेयजल संकट से बचा सकता हो। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही उपयोगी जानकारी, और आने वाली वर्तमान और भविष्य की स्थिति जो पानी का संकट गहरा रहा है राजस्थान में, इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी थे विकास शर्मा जी। जल ही जीवन, इसी के साथ हम आज की वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।